नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज 18 राजस्थान देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋषिका। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। नागौर में भीषण सड़क हादसा हो गया है। ट्रक और क्रूजर गाड़ी में जोरदार भिड़ंत हो गई है। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में 12 लोग घायल भी हुए हैं। नागौर लाडनू मार्ग पर बुरडी फाटा के पास ये हादसा हुआ। भीषण सड़क हादसा हुआ है नागौर में, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है और वहीं 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं। नागौर लाडनू मार्ग पर बुरडी फाटा के पास ये हादसा हुआ। ट्रक और क्रूजर गाड़ी में जोरदार भिड़ंत हुई। नागौर लाडनू मार्ग पर बुरडी फाटा के पास भीषण सड़क हादसा हुआ है। 5 लोगों की मौत हो गई है। ट्रक और क्रूजर गाड़ी में जोरदार भिड़ंत हुई। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे की सूचना पर कलेक्टर पीयूष समरिया और एसपी राममूर्ति जोशी भी अस्पताल पहुंचे हैं और घायलों के इलाज को लेकर निर्देश दिए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की नागौर से आपको बता रहे हैं। यहाँ भीषण सड़क हादसा हो गया है। ट्रक और क्रूजर गाड़ी में जोरदार भिड़ंत हुई है। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। बुरडी फाटक के पास में एक हादसा हुआ है, जिसमें एक एक्सप्रेस व्हीकल जिसमें सवारियां बैठी थी, उसमें कुल 17 लोगों के डेथ प्लस इंजर्ड लोग हैं। उसमें से अभी तक 5 लोगों की डेथ की सूचना मिल रही है और इनको यहाँ पे जेएलएन हॉस्पिटल नागौर मुख्यालय पे मोर्चरी में किया गया है और डॉक्टर्स देख रहे हैं जो भी इंजर्ड हुए हैं। उनके साथ साथ 3 लोगों को जोधपुर रेफर किया गया है और कुल 17 जिसमें सवार थे, 5 का वही मौके पर ही मौत हो गई थी और रेस्ट ऑफ जो सवारी थी जो इनको या अपने रेफर में से यहाँ लाई गई, उसमें से 3 को आगे जोधपुर रेफर किया गया और बाकी शेष समय जो लोग उनका यहाँ इलाज चल रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं नागौर से, जहां भीषण सड़क हादसा हो गया है। ट्रक और क्रूजर गाड़ी में जोरदार भिड़ंत हुई। इस भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 12 लोग अब घायल बताए जा रहे हैं। वहीं घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। ट्रक और क्रूजर गाड़ी की जोरदार भिड़ंत में ये हादसा हो गया। चलिए बढ़ते आगे और चूरू से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दुकान में बैठे युवक राजेंद्र की हत्या कर दी गई है। राजेंद्र को फायरिंग में 4 गोलियां लगी हैं। बदमाश विनोद उर्फ छगनलाल पर आरोप है। तारानगर के ढाणा कस्बा का ये पूरा मामला है, जहां एक युवक पर फायरिंग की गई। दुकान में बैठा था युवक राजेंद्र, जिसको गोली मारी गई। 4 गोलियां लगी हैं युवक राजेंद्र को और उसकी हत्या हो गई। बदमाश विनोद उर्फ छगनलाल पर पूरे इस हत्या के आरोप लगाए जा रहे हैं। चूरू के तारानगर के ढाणा कस्बा का ये पूरा मामला है, जहां एक युवक को गोली मारकर मौत के घाट उतारा गया। इस घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी भी फैल गई है। बड़ी खबर इस वक्त की चूरू से, दुकान में बैठे युवक पर फायरिंग की गई। 4 गोलियां लगी हैं मृतक युवक राजेंद्र को। जिस समय ये घटना हुई, आरोपी ने जब इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, तब मृतक राजेंद्र अपनी दुकान में बैठा हुआ था। 4 गोलियां लगी हैं मृतक को। बड़ी खबर इस वक्त की चूरू से। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी मनोज से। मनोज, क्या कुछ जानकारी है? गोली मारकर हत्या करी गई है युवक की। जी बिल्कुल, जो तारानगर का ढाणा कस्बा गांव है, उसके अंदर ये बीती देर शाम की बात है, जहां दुकान में बैठे हुए एक व्यक्ति की और गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और जो आरोपी है वो आरोपी ही गांव का ही एक युवक है छगनलाल, जिसके द्वारा
इस वारदात को अंजाम दिया गया और जी। वारदात के बाद से ही जो आरोपी है वो फरार है, जिसकी पुलिस के द्वारा तलाश की जा रही है। जो मृतक है उस मृतक का शव है वो तारानगर अस्पताल की मोर्चरी के अंदर रखवाया गया है, जहां आज उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। हालांकि पुलिस के द्वारा दावा ये किया जा रहा है कि जो आरोपी है उसको जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और हत्या की जो प्रारंभिक वजह है वो कोई पुरानी रंजिश है उसको लेकर बताया जा रहा है। जी राजेंद्र, ये घटना कब की है? देर रात की है? कब की है ये पूरी घटना? ये कल शाम 7:30 बजे की घटना बताई जा रही है। जो दुकानदार है राजेंद्र सारण अपनी दुकान में बैठा था और उसी वक्त जो आरोपी है उसके द्वारा और ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिससे 3 गोलियां हैं वो उसके राजेंद्र के लगे और जिससे उसकी मौत हो गई और उसके बाद अस्पताल भी उसको लाया गया, जहां चिकित्सकों के द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। जिसके बाद लोगों की काफी भीड़ भी अस्पताल के अंदर जमा हुई और अब पुलिस के द्वारा जो 2 कार्य है वो क्या करवाए गए हैं। एक तो जो मृतक है उसका पोस्टमार्टम के लिए शव है वो अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। दूसरा जो आरोपी है उस आरोपी के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है, उसकी तलाश शुरू की गई है। पुलिस का दावा ये भी है कि जल्दी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी मनोज, ये पूरी वारदात को अंजाम क्यों दिया गया? मतलब कोई पुरानी रंजिश थी या किस मकसद से? मतलब 4 गोलियां लगी हैं मृतक को। जी बिल्कुल, जो प्रारंभिक वजह इसके अंदर सामने आई है, जैसा कि मृतक का भाई संदीप है उसके द्वारा ये बताया गया है कि काफी साल पहले और जो मृतक और जो आरोपी है उनके बीच में कोई कहासुनी हुई थी और उसी कहासुनी को एक रंजिश के रूप में लेते हुए जो आरोपी है उस आरोपी के द्वारा इस वारदात को अंजाम दिया गया है। जी मनोज, अभी पुलिस की तफ्तीश कहां तक पहुंची इस पूरे मामले में? क्योंकि जाहिर सी बात है जब दुकान में बैठे युवक पर गोली चलाई गई होगी तो आसपास के इलाके में भी अब लोगों को डर हो गया होगा, इस तरह की वारदातें होंगी तो पुलिस की तफ्तीश कहां तक पहुंची? बिल्कुल, इस तरह की वारदात होने के बाद एक बार की पूरे गांव के अंदर एक आतंक का सा माहौल हो जाता है। लोग सख्ते के अंदर आ जाते हैं कि अचानक इस तरह की वारदात, हत्या की जो इस तरह की वारदात है वो सामने आई है। चलिए मनोज, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे और भरतपुर से अब आपको एक बड़ी खबर बता दें, जहां 33 लाख की लूट हुई है। बदमाशों ने एटीएम लूट की वारदात को अंजाम दिया है। 33 लाख रुपए से भरे एटीएम को उखाड़ ले गए हैं बदमाश। कटर मशीन से एटीएम को काटकर गाड़ी में डालकर ले गए बदमाश। गाड़ी में सवार होकर आए थे ये सभी बदमाश और कल ही यानी कि एटीएम में डाले गए थे 33 लाख रुपए। उसके बाद रात को ही बदमाशों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। सूचना के बाद पुलिस ने जिले के अलावा आसपास के जिलों में भी नाकाबंदी कराई है। जुरहरा कस्बे की ये पूरी घटना है। भरतपुर से बड़ी खबर, जहां बदमाशों ने एक बार फिर से एटीएम को निशाना बनाया और 33 लाख की लूट को अंजाम दिया। 33 लाख रुपए से भरे एटीएम को ये बदमाश उखाड़ कर ले गए। कटर मशीन से पहले एटीएम को काटा, फिर अपनी गाड़ी में डालकर फरार हो गए बदमाश। बता दें कि कल ही एटीएम में 33 लाख रुपए डाले गए थे और फिर चोरों ने इस पूरी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी दीपक से। दीपक, क्या कुछ जानकारी है? एक बार फिर से चोरों ने एटीएम को निशाना बनाया है। देखिए, बिल्कुल देश का भरतपुर की बात की जाए तो बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कल भी एक बैंक को बदमाशों ने लूटने की कोशिश की थी और आज रात में फिर ये देखा गया कि 33 लाख रुपए जो एटीएम में भरे हुए थे और उसको बदमाश आए और कटर मशीन से काटकर उसको उखाड़ करके ले गए। गाड़ी से बदमाश सवार होकर के आए थे और उसके बाद उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। जुरहरा कस्बे का ये पूरा मामला है जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया। तो कहा जा सकता है कि किस तरह से बदमाशों के हौसले बुलंद है कि वो आए दिन कहीं भी किसी भी वारदात को अंजाम दे रहे हैं और उसके बाद आसानी से वह फरार हो जाते हैं। ये भी पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि पुलिस कभी भी आरोपियों को जो है समय पर पकड़ नहीं पाती है और आरोपी वारदातों को अंजाम देने के बाद आराम से फरार हो जाते हैं। ऐसी ही घटना ये देखने को मिली। 33 लाख रुपए एटीएम में बताए जा रहे थे कि कल ही 33 लाख रुपए एटीएम में डाले गए थे। एटीएम बंद
इंडिया वन एटीएम के एक प्राइवेट कंपनी है, उसका ये एटीएम है। फिलहाल पुलिस जो है वो पूरे मामले की जांच कर रही है। जो रहरा थाना पुलिस जो आसपास में सीसीटीवी फुटेज वगैरह लगे हुए हैं उनकी तलाश कर रही है और कहा जा रहा है कि पूरे मामले की जो है जांच की जा रही है। लेकिन जांच तो अब पुलिस करेगी, लेकिन एक बड़ा सवाल है कि बदमाश आते हैं और 33 लाख रुपए से भरे हुए एटीएम को काट करके गाड़ी में डाल करके ले जाते हैं और पुलिस जो है वो सोती रहती है। ये बड़े सवाल जो है वो पुलिस पर खड़े हो रहे हैं। जी बिल्कुल दीपक, इस तरह की घटनाएं सामने आने से पुलिस की कार्यशैली पर तो सवाल उठते ही हैं। फिलहाल आपका शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये भरतपुर से आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान पर, जहां 33 लाख की लूट हुई है। बदमाशों ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया है कि उन्हें पुलिस का कोई खौफ नहीं है। 33 लाख एटीएम से लेकर उड़े हैं बदमाश। एटीएम को निशाना बनाया, एटीएम मशीन को कटर मशीन से पहले इन बदमाशों ने काटा। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें उस एटीएम की आपको दिखा रहे हैं जहां इस पूरी लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। और चलिए अब आपको दिखाते हैं जोधपुर से आई तस्वीरें। ये तस्वीरें शर्मसार करती हैं, इंसानियत को बदनाम करती हैं। कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर देखिए, सड़क पर जहां तक आपकी नजर जाएगी बीच सड़क यूं ही गायों के शव पड़े हुए नजर आएंगे। पूरे 1 किलोमीटर तक की ये तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, लेकिन यही सच है और ये आपके लिए जानना जरूरी है। लंपी बीमारी से गौवंशों की मौत हो रही है, जिसके बाद ये तस्वीरें दिखना अब आम है। नियम कहता है, सरकार के निर्देश हैं, गाय की मौत के बाद गहरा गड्ढा खोदकर उसे दफनाया जाए, लेकिन उसकी तामील कितनी हो रही है उसकी बानगी ये तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें आई हैं जोधपुर के गंगाना रोड पर स्थित राजीव गांधी कॉलोनी से, जहां सड़क पर गायों के शव पड़े हुए हैं। ये शव सड़ रहे हैं, बीमारियों को और दावत दे रहे हैं। इलाके के लोग दुर्गंध में जीने को मजबूर हैं, लेकिन प्रशासन को लगता है जैसे कुछ दिख ही नहीं रहा और सियासत तो इस पूरे मामले पर हो ही रही है। ये वो तस्वीरें हैं जो आपको विचलित कर सकती हैं। सड़कों पर गायों के शव पड़े हुए हैं। प्रदेश के पूरे 33 जिलों में लंपी स्किन बीमारी बुरी तरह से फैल रही है। गौवंशों में फैली इस बीमारी के लिए कई तरह के उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन रोकथाम अभी तक कुछ सफल नहीं हो पा रही है इस महामारी को लेकर जो ये पशुओं में फैल रही है। आंकड़े भी छुपाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, लेकिन ये तस्वीरें इस बात की गवाही देती हैं कि लंपी बीमारी से पशुधन को कितना नुकसान हो रहा है। इन तस्वीरों को देखिए, 1 किलोमीटर तक आपकी नजरें जहां तक जाएंगी वहां आपको गायों के शव इसी तरह पड़े हुए नजर आएंगे। लंपी स्किन बीमारी से ये गाय संक्रमित हुई जिनकी मौत हो गई। बात है कि जिस तरीके से गायें मीलों दूर तक उनके शव बिखरे पड़े हैं, खुले में हैं, जो संक्रमण को भी न्योता देते हैं और एक तरीके की आस्था पर भी प्रहार करते हैं। तो मुझे लगता है कि कई जगह सरपंचों ने खुद इनिशिएटिव लिया है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई इस समय कोई किसी तरीके का व्यक्तिगत तौर पर सरकार का कोई प्रयास दिखता नहीं है। सरकार खाली वर्चुअली कनेक्ट है या चिट्ठी पत्री लिखती है या उसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की काम करती है, लेकिन ये बताएं, क्योंकि राजस्थान से कंसर्न है, कम से कम यहाँ के गोवंश को, पशुधन को बचाने के लिए, किसानों को सहूलियत देने के लिए आपका नैतिक कर्तव्य है कि राजस्थान में इस चीज को युद्ध स्तर पर आप लोग एक अच्छी कार्य योजना के साथ करें तो मुझे लगता है बेहतर। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे सहयोगी चंद्रशेखर से, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, ये इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, लंपी से गौवंश जो है लगातार प्रभावित हो रहा है, इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, अगर बात करें तो जिस तरह से लंपी का कहर गोवंश पर गिरा है, लगातार गायों की मौत हो रही है और इसको लेकर जो व्यवस्थाएं हैं उसकी पोल जो है ये तस्वीरें खोल रही है। जोधपुर के राजीव गांधी आवासीय कॉलोनी क्षेत्र की ये तस्वीरें हैं, जहां बीच सड़क पर जो है गाय पड़ी है। पिछले 5-7 दिनों से ये गाय यहाँ पर पड़ी हुई बताई जा रही है। सबसे बड़ी बात, उनके शव को यहाँ पर जो है इस तरह से बेतरतीबी से सड़क के बीच और सड़क के किनारे पे जो फेंक दिया गया है, कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल पैदा करती है। जिस प्रकार से प्रशासन की ओर से जवाब दिया गया है कि उनकी तरफ से जो है, निगम की तरफ से जो मृत गोवंश है उनको उनके निस्तारण को लेकर पर्याप्त व्यवस्था की गई है। वहीं
प्रशासन का ये भी कहना है कि कोई निजी ट्रैक्टर चालक जो है इन मृत गायों को शहरी क्षेत्र से उठाकर यहाँ पर लाकर डाल गया है। हालांकि ये जांच का विषय है कि आखिर ये किस की गलती रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यदि 5 दिन तक किसी निजी ट्रैक्टर चालक ने डाल भी दिया है करीब 100 से 150 इस तरह के शव को, और 5 से 7 दिन तक ये सड़कों पर इस तरह से पड़ी रहे अगर मृत शव, तो कहीं ना कहीं ये निश्चित तौर पर लापरवाही, घोर लापरवाही कही जा सकती है और क्षेत्रवासियों के लिए भी बहुत बड़ी समस्या जो है इसको लेकर बनी है। जिस प्रकार से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हमलावर हुए इन तस्वीरों के सामने आने के बाद, कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर ये एक बड़ी लापरवाही जो है प्रशासन की ओर से देखने को मिली है। जी चंद्रशेखर, देखिए ये तस्वीरें जो हैं ये सच में काफी डराने वाली हैं कि किस तरह से पूरे जो जिले हैं उनमें लंपी कहर बनकर टूट रहा है, लेकिन कोई पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए गए हैं अभी तक इन गौवंशों के ये जो मृत शव पड़े हैं इनको लेकर। इसके साथ ही जो आसपास का इलाका है वहां पर भी दुर्गंध फैल ही रही होगी, बीमारियां बढ़ रही होंगी, इसको लेकर कुछ इंतजाम क्यों नहीं किए गए? क्योंकि लंपी ऐसा तो है नहीं कि आज या कल आया हो, काफी समय हो गया बीमारी फैल रही है गौवंशों में, अभी तक कुछ इंतजाम क्यों नहीं किए गए? देखिए, निश्चित तौर पर अगर बात करें तो जिस प्रकार से लगातार ये बीमारी फैल रही है और जिस तरह की तस्वीरें सामने आई है, कहीं ना कहीं इस बीमारी को बढ़ावा देने वाली है। जिस समय जाके हमारी टीम ने इस जगह को देखा था, उस दौरान यहाँ पर कई जो जीवित गाय थी वो अपने भोजन की तलाश इस क्षेत्र में करती हुई नजर आ रही थी, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं ये बीमारी बढ़ाने वाली बात है। और दूसरी बात अगर करें तो जिस क्षेत्र में इस तरह से अगर ये शव रखे गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये बीमारी न केवल गाय बल्कि दूसरे जो पशु है उनमें भी फैलने की जो है पूरे आसार रहते हैं। और जिस प्रकार से इसको लेकर गाइडलाइन बनी है कि कोई भी यदि संक्रमित पशु है उसकी मौत हो जाती है तो उसका निस्तारण जो है गहरा गड्ढा खोदकर उसको डालकर किया जाना चाहिए। जाहिर सी बात है इन तस्वीरों को देख के सवाल तो खड़े ही होते हैं, पर आपका शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए अब आपको एक और बड़ी खबर बता देते हैं। आरसीए में चुनावी बिगुल बज चुका है। 30 सितंबर को आरसीए में चुनाव होंगे और 30 सितंबर को ही मतदान होगा और मतगणना भी होगी। 26 सितंबर को नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। 29 सितंबर को प्रत्याशियों को अंतिम सूची जारी की जाएगी, जिसके बाद चुनाव किए जाएंगे। 30 सितंबर को आरसीए में चुनाव किए जाएंगे। 30 सितंबर को मतदान और मतगणना दोनों होगा। 26 सितंबर को नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं प्रत्याशी और 29 सितंबर तक आखिरी जो सूची होगी वो जारी, यानी 29 सितंबर तक अगर कोई प्रत्याशी अपना नाम वापस लेना चाहे तो वो ले सकता है, क्योंकि 29 सितंबर को अंतिम सूची जारी होगी, जिसके बाद 30 सितंबर को सीधा चुनाव होगा। बड़ी खबर इस वक्त की, आरसीए में चुनावी बिगुल बज चुका है। 30 सितंबर को चुनाव होंगे और 30 सितंबर को मतगणना एक ही दिन होगी। बड़ी खबर इस वक्त की, आरसीए चुनाव को लेकर ये बड़ा अपडेट बता रहे हैं आपको। 30 सितंबर को चुनाव होंगे, 30 सितंबर को मतदान मतगणना दोनों होगा। 26 सितंबर को नामांकन पत्र दाखिल कर दिए जाएंगे। 26 सितंबर के बाद 29 सितंबर को प्रत्याशियों को अंतिम सूची जारी की जाएगी। 29 सितंबर से पहले तक जो प्रत्याशी अपना नाम वापस लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, क्योंकि उसके बाद 29 सितंबर को आखिरी लिस्ट जो कह सकते हैं वो जारी हो जाएगी। इसके बाद चुनाव होगा सीधा 30 सितंबर को। आरसीए चुनाव को लेकर ये बड़ा अपडेट, 30 सितंबर को चुनाव होने जा रहे हैं। मतगणना और मतदान 30 सितंबर को। 26 सितंबर तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं। इसके बाद 29 सितंबर को प्रत्याशियों की आखिरी सूची जारी की जाएगी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अब बात करते हैं बेईमानों पर एसीबी के ट्रिपल अटैक की, जहां शहर शहर एसीबी ने घूसखोरों पर शिकंजा कसा है। स्क्रीन पर आप 3 तस्वीरें देख सकते हैं। पहली तस्वीर बीकानेर की, जहां 10 लाख रुपए की घूस लेते जिला परिषद सदस्य ट्रैप हुई। वहीं दूसरी तस्वीर श्रीगंगानगर की है, जहां
मेडिकल रिपोर्ट बदलने की एवज में पीलीबंगा का सीएचसी प्रभारी गिरफ्तार हुआ है। तीसरी और आखिरी तस्वीर डूंगरपुर की है, जहां 50,000 की घूस लेते एएसआई और कांस्टेबल एसीबी के जाल में फंसे। सभी से एसीबी की पूछताछ जारी है। 3 तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं घूसखोरों पर एसीबी ने जो शिकंजा कसा है। आगे बढ़ते हैं और झुंझुनू से एक बड़ी खबर बता दें आपको, जहां शोरूम में आग लगी है। रिको एरिया में स्थित हुंडई के शोरूम में देर रात आग लग गई। आग से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, ये बताया जा रहा है। देर रात कुछ अज्ञात कारणों से इस शोरूम में आग लगी। झुंझुनू समेत कई जगहों की दमकल मौके पर पहुंची है। बड़ी खबर झुंझुनू से, जहां एक कार के शोरूम में आग लग गई। रिको एरिया में स्थित हुंडई कंपनी के शोरूम में देर रात आग लगी है। आग से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। ये तस्वीरें देखिए, कितनी भयानक आग लगी है शोरूम में। सिर्फ झुंझुनू ही नहीं, कई जगहों से दमकल को बुलाया गया है इस आग पर काबू पाने के लिए। देर रात कुछ अज्ञात कारणों से इस शोरूम में आग लगी है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, काफी भीषण ये आग लगी है शोरूम में। दमकल की गाड़ियां पहुंची हैं मौके पर, आग को बुझाने का प्रयास जारी है। इस आग को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना नुकसान हुआ होगा शोरूम में। झुंझुनू की तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपकी बिल्कुल एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। शोरूम में आग लगी है। कानून व्यवस्था से लेकर खराब सड़कों के मामले में विपक्ष के निशाने पर रही गहलोत सरकार के लिए शिक्षा के क्षेत्र से एक अच्छी खबर सामने आई है। राष्ट्रीय स्तर के कई सर्वे में राजस्थान शिक्षा से जुड़े कई पहलुओं में देश भर में अव्वल है। नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 में हुआ और इसमें हमारा जो है गुणवत्ता का स्कोर राष्ट्रीय स्तर से अधिक रहा। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। इसी प्रकार फिट इंडिया मूवमेंट में देश प्रथम रहा, इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं। राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में लगातार नित नए नवाचार कर रहा है और इन नवाचारों से राजस्थान देश में शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल है। ये दावा है राजस्थान के शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला का। राजस्थान के शिक्षा मंत्री का ये दावा विभिन्न तरह के सर्वे की आई रिपोर्ट के आधार पर हो रहा है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कि किस सर्वे में राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में नंबर 1 बना है। नेशनल अचीवमेंट सर्वे के मुताबिक राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता के स्कोर में राजस्थान बना नंबर 1। इंस्पायर अवार्ड में 3 साल से राजस्थान के स्टूडेंट्स का हो रहा चयन। अनुसंधान के क्षेत्र में राजस्थान के छात्र अव्वल स्थान पर। फिट इंडिया में राजस्थान का शिक्षा विभाग देश भर में अव्वल। एजुकेशन लर्निंग प्रोसेस सर्वे में देश के टॉप 3 राज्यों में राजस्थान। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हो गया है। दुनिया भर के नेताओं ने इस खबर पर शोक जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ब्रिटेन की महारानी के निधन पर संवेदनाएं व्यक्त की हैं। तो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हो गया, जिसके बाद दुनिया भर से नेताओं ने शोक संवेदनाएं उनके लिए व्यक्त की हैं। एलिजाबेथ द्वितीय
के निधन से शोक की लहर दौड़ गई है। दुनिया भर के नेताओं ने दुख जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी महारानी के निधन पर संवेदनाएं व्यक्त की हैं। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हो गया। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।